Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So this is lecture 2 for the gravitation chapter, and in this lecture we'll study about the universal law of gravitation. As the name depicts, universal law of gravitation मतलब ये पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है. अभी तक हम पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं एंड स्टिल ये इतना दावा करता है कि यूनिवर्स में कहीं भी बॉडीज़ हैं तो उस पे ये लॉ है, एप्लीकेबल होगा ही होगा. ठीक है, सो क्या स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटेशन में हम वर्टिकल मोशन की ही बात करते हैं. ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखना. वर्टिकल मोशन, ओके. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्शन किस बेसिस पे है? वर्टिकल मोशन के बेसिस पे. ओके, विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अच्छा, पहली लाइन हम समझते हैं. ये बोल रहे हैं एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब हमने दो बॉडीज अज्यूम की हैं. सो हेयर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल. वी हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी. सो मास ऑफ बॉडी ए इज m1. बॉडी ए का मास m1 हमने अज्यूम किया है. बॉडी बी का मास हमने m2 अज्यूम किया है. m क्यों सिंबल लिया? क्योंकि मास का सिंबल m होता है. ठीक है, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो है r. ओके, नाउ ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो उसकी फर्स्ट लाइन है, दैट द फोर्स बिटवीन. अब ये क्या कर रही है? दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है. कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहती हैं. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के पास आना. ओके, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इस लाइन को ध्यान से समझना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने मतलब बताया था. क्या मतलब होता है कि मान लो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इस तरीके से लिखते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों के जो न्यूमरेटर होते हैं वो आमने सामने होते हैं, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इस तरीके का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है. मतलब एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर. ठीक है, ये जो साइन होता है इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इन्वर्सली मतलब उल्टा होता है ना. ऑल राइट, सो क्या है? द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, मतलब जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब उनके जो मासेस हैं उनका प्रोडक्ट. ठीक है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ठीक है, इन दोनों बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट. तो ये वाली जो लाइन थी ना, टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया. अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब क्या है कि अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इन दोनों बॉडी के बीच में, वो क्या होगी? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ में आया ना? एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर. ठीक है, किसके? स्क्वायर. ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज and force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between those two bodies, distance between them. ठीक है, इन दोनों को हम यूज करेंगे. दोनों में फोर्स कॉमन है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज करके क्या आ जाएगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, कंबाइन कर लिया हमने इन दोनों को. ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला साइन जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं, ये जब भी रिमूव होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम जब भी रिमूव करते हैं और उसकी जगह इक्वल का साइन आता है, तो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आता है. ठीक है, आप अभी जब डेरिवेशन और आगे करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हो, चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन आता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी आता है. उस कांस्टेंट टर्म को हम के बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो k है वो g के बराबर है. कैपिटल G की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. बहुत क्वेश्चंस बनेंगे MCQ क्वेश्चंस इससे. ठीक है, सो k की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल G आ जाएगा. कैपिटल G, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये क्या है? ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हमको क्या डेरिवेशन मिला है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर.
सबका मतलब जानना इंपॉर्टेंट है। एफ का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन ही रहेगी, ठीक है। m1 m2 मासेस हैं जिसकी SI यूनिट kg होती है, किलोग्राम। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज जिसकी SI यूनिट मीटर होती है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। g इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बने हैं। g को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके ऊपर मैं थोड़े से पॉइंट्स और लिखवाऊंगी कि इसकी यूनिट क्या होती है एंड इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है वो अभी मैं इसके बाद कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सो जी, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसकी क्या वैल्यू होती है? दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट आप याद भी रख सकते हो, नहीं तो मैं पहले कैलकुलेशन बता देती हूँ। याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन से हम यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सो हमें किसकी यूनिट चाहिए? जी की चाहिए, ठीक है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, राइट। जी की तो हमें वैल्यू चाहिए ही है। मास की क्या होती है SI यूनिट? अभी मैंने बताया था kg। m1 की kg हो गई, m2 की भी क्या हो जाएगी? kg हो जाएगी, अपॉन r फॉर रेडियस। रेडियस इज अ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, मीटर का स्क्वायर है यहाँ पे। अब हम g को इधर ही रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो मीटर क्या होगा? इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो kg इंटू kg है, kg इंटू kg क्या हो जाएगा? kg²। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। जब शिफ्टिंग होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो ये हो जाएगा हमारा kg² इक्वल टू g, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड kg को हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो kg को जब हम ऊपर पहुंचाएंगे तो यूनिट माइनस में हो जाती है, ठीक है। दैट इज g। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ g, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर kg², ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आनी चाहिए आपको, चीज़ें आनी चाहिए। kg यहाँ पे क्या है? हमारा डिनोमिनेटर में ही है, एंड इसमें हमने डिनोमिनेटर से शिफ्ट करके kg को न्यूमरेटर में भेज दिया, तो इसकी वजह से इसकी जो यूनिट इसकी जो पावर है वो क्या होगी? माइनस में हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो आप, kg मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम हुए SEM 2 में तो ये पूछा जा सकता है, तो आना चाहिए आपको। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। सो नोट इट डाउन। नाउ वी हैव हियर अ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड वो इस तरीके से पूछते हैं कि भाई आपने रेडियस डबल कर दिया तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आपने बॉडी का मास है वो बड़ा करके 2 टाइम्स कर दिया तब फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? ये दिस वन, ठीक है। बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अगर हम क्या करें उसकी डिस्टेंस को, मतलब उनके मास पे कोई असर नहीं ला रहे हैं, हम उसके डिस्टेंस से डील कर रहे हैं। एक बार हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस को डबल कर दिया, एंड एक बार उसको हाफ कर दिया, ठीक है। सो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रिलेशन वाले आए ना, तो आप ऐसा किया करो, बाकी सारी चीज़ें जिनका यूज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे जी का यूज़ नहीं है, m1 m2 का यूज़ नहीं, इन सबको कॉन्स्टेंट मान लिया करो, मतलब ये रिमूव हो गए। इस तरीके से लिख लो इसको, लाइक दिस, इस तरीके से लिख लो। अब जिनका रिलेशन पूछा गया ना, सिर्फ उन दोनों चीज़ों को ही लिखो। क्या पूछा गया? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा डिस्टेंस पूछा गया, बाकी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो हमने क्या किया? बाकियों को कांस्टेंट मान लिया, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एंड हमने ये साइन लगा दिया, ठीक है,
राइट। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटके इक्वल साइन आता है तो जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो लिख देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म GM1 M2 लिख देंगे उस टाइम, ठीक है। सो ध्यान में रखना इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड। मतलब पूछ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा जब डिस्टेंस डबल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, F यहाँ पे लिखना है एंड R की जगह आपको 2 लिख देना है, देन उसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखना जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। सो F विल बी 1/4। मतलब जो आपकी फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस ही तो हुई ना, 1/4 हो गई है, ठीक है। फोर्स क्या है, रिड्यूस हो गई। अगर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो फोर्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। फोर्स बिकम 1/4, ठीक है। 1/4 है, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं, या आप ही सॉल्व कीजिए। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। ध्यान से करना ये वाला पार्ट, इसमें गलतियां बहुत होंगी। ये क्या होता है हमारा 1/r² होता है। तो r हमने क्या लिया यहाँ पे, r हमने ले लिया 1/2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से करना है इसे। सो 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। यहीं पे आप गलती करोगे और यहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे। ये जो 2 है ना यहाँ पे, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, चलो 1/1/4 हो जाएगा। अभी जो 4 आया ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना ये रूल, A/B/C/D। तो ये क्या हो जाता है, B और C का इंटू हो जाता है ना, B और C का इंटू हो जाता है, D ऊपर चला जाता है, A और D का इंटू हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, B × C हो जाता है एंड D ऊपर जाके A के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। सो ये क्या है यहाँ पे, ये A की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस 1 के नीचे भी एक 1 है, ओके, तो वो B हो जाएगा। दिस इज C एंड दिस इज D। ये आपको आई होप समझ में आया होगा, या नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ उसको, मुझे लग रहा नहीं समझ आया होगा। देखो 1/1/4 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये A है आपका। अब इस 1 के नीचे, इस 1 के डिनोमिनेटर में भी तो कुछ होगा ना, 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 होता है जो हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो ये B हो जाएगा, ये 1 के डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अब ये वाला C हो जाएगा एंड दिस वन इज D, ठीक है। सो क्या होता है, A × D हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर पहुंच जाएगा एंड B × C दैट इज 1 × 1। सो इट विल बी 4/1। मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 4/1। सो अगर आप डिस्टेंस को घटा करके हाफ कर दो, मतलब डिस्टेंस आपने कम कर दी, हाफ कर दी, तो फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगी। जस्ट सी द थिंग्स। यहाँ पे आपने क्या किया था, रेडियस को आपने डबल कर दिया, यहाँ पे आपने डिस्टेंस को डबल किया था, तब फोर्स आपकी 1/4 हो गई थी। यहाँ पे आपने क्या किया था, रेडियस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो फोर्स आपकी 4 टाइम्स हो गई। उल्टा हो रहा है, क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा ही होगा। एंड सिंस स्क्वायर है तो सोच लो किस तरीके से कम होगा। अगर यहाँ पे रेडियस डबल दे रखा है तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हो कि क्या समझ में आया आपको, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला। नोट बना के यहाँ पे लिख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। मतलब फोर्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो R की वैल्यू घटेगी, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये वाला लिख लेना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है, भूल के मत आना, जल्दी जल्दी में आप स्क्वायर लगाना भूल जाओ, ऐसा बहुत बार होता है। एंड ऑप्शन में आपका आंसर ऐसा होता है जो स्क्वायर के बिना आंसर आ सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, आपका रेडियस आपका डबल कर दिया तो पूछा फोर्स कितना हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कर दिया, 1/r है तो आपने लिख दिया 1/2। तो ऑप्शन आपका MCQ में ये वाला भी होगा, दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। और जल्दी जल्दी में आप ये गलत करके आओगे, आई नो। सो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लो। इससे पहले मैं मास का भी एक बार बता देती हूँ, अगर मास के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो मास के बारे में कैसा पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मास है वो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। अब वो सिग्निफाई करके बताएंगे कि एक बॉडी का डबल किया, दोनों का किया। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे दोनों बॉडी का मास हमने डबल कर दिया। तो फोर्स का रिलेशन क्या है मास के साथ, m1 m2। हमने बाकी चीज़ें कांस्टेंट ले ली, ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है। तो g भी कांस्टेंट है, वो भी हट गया, r भी कांस्टेंट है, उसको भी हटा दिया, तो ये m1 m2 के बराबर हो गया, ठीक है। सिंस दोनों बॉडी का मास है वो डबल हुआ है तो m1 की जगह भी 2 लिखेंगे, m2 की जगह भी 2 लिखेंगे, तो फोर्स हमारा 4 हो जाएगा। मतलब जो फोर्स है उसका रिलेशन m1 एंड m2 के साथ डायरेक्टली है, ठीक है। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, राइट।
एंड यहाँ पे 2 मासेस दे रखे हैं, इसलिए जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। रिलेशन वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, बच्चे स्टक हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे करें। आपको फॉर्मूला आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो सॉल्व हो सकती हैं। सो नोटेड डाउन। अब से हम क्या किया करेंगे कि जब हमारा थ्योरी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस लिख लिया करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने लेक्चर पढ़ा उससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज भी कर लोगे साथ ही साथ एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हो जाएगा। सो यही क्या करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। जी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है मून पे और अर्थ पे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में, चाहे मार्स पे पूछ ली जाए G की वैल्यू, चाहे हम बोल सकते हैं किसी भी पार्ट पे पूछ ली जाए, किसी और प्लेनेट पे पूछ ली जाए, G की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी। सो फॉर बोथ मून एंड अर्थ इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है यूनिट, पर kg स्क्वायर, ठीक है। What force is responsible for Earth revolving around the sun? ठीक है, मतलब क्या है कि अर्थ है, हमें पता है ये सन है हमारा, ये सन है एंड इसके अराउंड अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है। तो कौन सी फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व कर पाते हैं? सो दिस इज ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा जो सोलर सिस्टम है वो अपनी एक पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है। सो भले यहाँ पे अर्थ लिखा हो या अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट मेंशन हो, ठीक है। सो प्लैनेट्स और अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है उसके अराउंड मून, ठीक है, उसके अराउंड मून रिवॉल्व करता है। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जिसके वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान में रखना आपको, ठीक है। विच फोर्स कॉजेज टाइड्स इन ओशियन, ये एप्लीकेशन हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के। सो ये भी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स जो कॉज होती है ओशियन में, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नेक्स्ट इज विच फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सोलर सिस्टम टुगेदर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, नहीं तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब एग्जांपल्स है कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फोर्स विद विच 2 ऑब्जेक्ट्स लाइंग अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, लाइंग अपार्ट मतलब क्या है, एक दूसरे पे एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। सो ये कौन सी फोर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। सो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तरह तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ है वो मेंशन कर दिया है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो यू शुड नो F इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, where the value of G is how much, 6.67 into 10 to the power -11. Unit of G is Newton meter square per kg square and G is known as universal gravitational constant. ये 3 चीज़ें मैंने रिपीट कर दी फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी के साथ ये लेक्चर वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।